बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद शरीफ पढ़ लें। लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में दिया था, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लग गई थी? वाह, मतलब मुझे कराने की जरूरत है नहीं? कराऊं ना कराऊं? हाँ, एक बच्चे ने क्या दिया, भैया आपने क्वेश्चन किया था घर से, समझ नहीं आई? एंड पे कोई मसला आया? अच्छा, इसका मतलब भाई 90% बच्चों को इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 95% बच्चों को नहीं है। अच्छा भाई, आपको से एंड से प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, फिर अगर तो देखिए, अगर तो कम बच्चों को प्रॉब्लम होगी ना तो फिर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से समझाऊंगा। ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो मैं प्रॉपर सोल्यूशन मैं खुद सॉल्व करूंगा, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्ट से जो एंड वाली प्रॉब्लम है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आ जाओ क्वेश्चन 6 के। ये जल्दी से करवा ही ले मुझे यार, फिर ये कोई ना कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 6 वाला आ जाए। यहाँ से 2-3 बातें भी करनी हो सकता है आप लोगों ने कर तो लिया हो, समझ भी लिया हो, स्टिल थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, वो कन्फ्यूजन फिर दूर हो जाएगी मेरे साथ। क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 से हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, और मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मुझे कैलकुलेट करना है, 5 को परपेचुअल से और F को परपेचुअल से, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही परपेचुअल। ठीक हो गया, चले रिक्वायरमेंट पढ़ ली। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम फाइफो से करते हैं और फिर हम किससे करते हैं? एफ को से करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। और पहले हम किससे करने वाले हैं? फाइफो परपेचुअल से। लेक्चर कौन सा है हमारा? लेक्चर 8। ठीक है, 5 परपेचुअल पर आ जाए तो हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम कौन सा होगा हमारा? डेट का होगा। फिर क्या आ जाएगी? डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। अच्छा जी, बैलेंस में हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये रेड कलर को क्या हुआ है? ये वाला जिंदा थोड़ा सा। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ठीक हो गया। चले, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 1 अक्टूबर। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 अक्टूबर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 200 यूनिट है। कौन से रेट वाले? 22 वाले।
200 यूनिट रेट क्या है? आंसर 4400। फिर 2 अक्टूबर को परचेज की 500 यूनिट, कौन से वाले? 25 वाले। पाँच सौ यूनिट परचेज किए, कौन से वाले? 25। आंसर क्या आया? 12,500। उसके बाद क्या हुआ? 5 अक्टूबर को सेल कर दी 480 यूनिट। 5 अक्टूबर को सेल कर दी, कौन से? कितने यूनिट? 480 यूनिट। अब इसको लिखने का तरीका सुन लें। 480 यहाँ पे लिख लें। अगर आप क्वेश्चन में से डायरेक्ट देख सकते हैं तो क्वेश्चन में से देख लें, एहतियाती तौर पर 480 यहाँ पे लिख लें। अब 480 में से पहले ये 200 जाएंगे, फिर बाकी रिमेनिंग इस 500 में से जाएंगे। गेट माय पॉइंट? पहले वो 200 जाएंगे, इसका मतलब 200 चले जाएंगे 22 वाले। आंसर कितना है? 4400। और रिमेनिंग कितने रह गए? 280। अब 280 कहाँ से जाएंगे? 500 में से जाएंगे, यानी कि 280 जाएंगे 25 वाले। आंसर ये यहां से चलेगी। ठीक है, अब सेल हो गई। अब सेल के बाद हम क्या कर ले करेंगे? बैलेंस। बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। बैलेंस कितना आ गया? कौन से वाले? आंसर 5500। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? 100 यूनिट परचेज किए हैं 28 वाले, और कब किए हैं? 9 अक्टूबर को। अक्टूबर को परचेज किए हमने। कितने यूनिट्स? 100। 28 वाले, 2800। उसके बाद क्या आ गया? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किस डेट वाले? 2 अक्टूबर वाले। अब यहां पर है। अब ये थोड़ी सी बातें जो कन्फ्यूजन करनी थी और कन्फ्यूजन जिसमें बच्चों को होती है। अब परचेज रिटर्न की डेट क्या है? 10 अक्टूबर है। इसका मतलब 10 अक्टूबर को परचेज रिटर्न हुई, तो परचेज रिटर्न का मतलब चीजें हमारे पास आ रही हैं या जा रही हैं? हमसे जा रही हैं। इसका मतलब माइनस होंगी, तो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं। तो 10 अक्टूबर को क्या हुई है हमारे पास? परचेज रिटर्न हुई है। ये जो बच्चों परचेज रिटर्न हुई है, ये किस डेट वाली हुई है? 2 अक्टूबर वाली। उसने कहा 2 अक्टूबर वाली जो है ये परचेज रिटर्न हुई है। अच्छा, अब 2 अक्टूबर को हमने किस रेट पर परचेजेस की हुई थी? 2 अक्टूबर को पहुंचे, ये 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर को हमने जो चीजें खरीदी हुई थी वो 25 के रेट पे खरीदी हुई थी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? 25 के रेट पे चीजें खरीदी होंगी, इसका मतलब 25 के रेट से वापस कर दूंगा। 25 के रेट से खरीदी, 25 के रेट से वापस कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब दुकानदार से जिस रेट पे खरीदेंगे उसी रेट पे वापस करेंगे या रेट डिफरेंट कर देंगे? आपने कस्टमर को सेल की, आपने 100 रुपए की चीज बेची, जब कस्टमर अगर आपको वापस करेगा और आपकी सेल रिटर्न होगी, क्या वो 100 पे ही आप उसे वापस लेंगे, डिफरेंट रेट पे लेंगे? तो याद रखिएगा, रिटर्न हमेशा उस रेट पर होगी जिस रेट पे खरीदी होगी, जिस रेट पे बेची होगी। मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा, यहां पे तो एग्जामिनर ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। परचेज रिटर्न कितनी हुई बच्चों? 20 यूनिट हुई। ठीक है, अच्छा, तो आपने यहां पे कर दिया 20। ये आ रहे हैं या जा रहे हैं? ये जा रहे हैं, परचेज रिटर्न हमसे जा रहे हैं, तो माइनस करूंगा। अच्छा, अब रेट कौन सा लगाऊंगा? यहां पे जिस रेट पे खरीदे, तो 2 अक्टूबर को जाएंगे। 2 अक्टूबर को ये जो मैंने यूनिट खरीदे थे 25 पे खरीदे थे, तो 25 ही यहां पे आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब आगे मसला आना है जो आप लोगों ने शायद आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, इसलिए क्वेश्चन मैंने कहा मैं करवा दूं। अगर ये ना लिखा होता, मान लो ये 2 अक्टूबर की बात ना लिखी होती, यहां पे जो 2 अक्टूबर वाली बात है एग्जामिनर ने ये बात ना लिखी होती, then what will be the treatment, then what will be the rate
ऑफ द परचेज रिटर्न। अगर ये बात ना लिखी होती तो मैं बताएं यहां पे क्या करता। मान लेंगे अब 2 अक्टूबर नहीं लिखा हुआ तो 25 तो नहीं लिख सकता। अब बताएं मैं क्या करता। अब मेरे पास चेक करें परचेजेस के कौन कौन से रेट आ रहे हैं। एक मेरे पास परचेज का रेट आ रहा है 28 और एक मेरे पास परचेज का रेट आ रहा है 25, और या तो 28 या तो 25। अब बताएं इनमें से कौन सी माइनस करता। यहां पे क्या रेट लिखता, 25 या 28? यहां पे हम लिखते 28, यहां पे हम लिखते 28। तो जब भी परचेज रिटर्न सेल रिटर्न की बात आएगी हम हमेशा नई वाली लेंगे, लेटेस्ट वाली लेंगे। क्यों? लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। मुझे ये बताएं वो बच्चे जो कह रहे हैं सर 28 ना ले 25 ले लें, उनसे मेरा ये सवाल है, जब आपने 2 अक्टूबर को ये 25 वाली चीजें खरीदी होंगी 500 और आपने 5 अक्टूबर को 500 में से 480 बेच भी दी, आपको पता ही नहीं चला इसमें से कुछ वापस भी करानी है। क्या ख्याल है? अगर इस 25 में से कुछ वापस होना होता तो चीजें बेचने से पहले पहले मैं वापस कर देता, क्योंकि जब मैंने 500 चीजें खरीदी होंगी तो मुझे लगा होगा यार 20 यूनिट ना खराब है, वापस कराने हैं, तो वापस इन्हीं डेट्स में कहीं कराता मैं। मतलब ये क्या, 500 चीजें खरीदी, 480 बेच भी दी, फिर नहीं खरीद ली, फिर होश आ रहा यार ये वाली वापस ना क्यों ना करा दें हम। लॉजिकल बात नहीं है। बात समझ आ रही? आपने एक चीज खरीदी, जब वो खरीद के लेकर आएंगे, घर आके उसको देखेंगे तो फौरन से पता चल जाएगा ये रखनी है या वापस करवानी है। नहीं समझ आ रही? क्या हफ्ते बाद ख्याल आएगा वो वापस करवानी है? क्या ख्याल है? इसका मतलब जब परचेज रिटर्न होगी तो जो करीब करीब परचेज हुई होगी उसी में से ही वापस हो रही होगी। ज्यादा लॉजिकल बात है। अब लॉजिक समझ आई? तो रट्टा नहीं है, लेटेस्ट वाला लॉजिक है। क्या ख्याल है? और किताब की लॉजिक है? नहीं, हमारे बिहेवियर की लॉजिक है। मैं जो अभी खरीदूंगा वो वापस हो रही होगी, ना कि वो पिछले 200 साल पहले वाली चीज वापस हो रही होगी। बात समझ आ रही? तो अगर ये लाइन ना लिखी होती तो क्या रेट लेता सर? 28 वाला रेट लेता, क्योंकि एग्जामिनर ने हमारी जिंदगी क्या कर दी? आसान कर दी। उन्होंने कहा साइंसदान भी होते हैं कुछ, तो मैं उनको बता देता हूं भाई 25 वाली, क्योंकि उसने ये वाली रिटर्न वापस करवानी थी, दैट से उसने ये लिखा कि यार ये ना 28 ना लेना 25 लेना। बात समझ आ रही है? उसने इसको स्पेसिफाई किया, इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ आई? चलो तो अब मैं यहां पे क्या करूं? फिलहाल 25 लिखो ना, 2 अक्टूबर वाली 25 थी। चलो यार 25 किया, आंसर कितना आया? 500। माइनस कर दूंगा। उसके बाद देखो क्या होगा, सेल आ गई। सेल कितनी हुई? 203। सेल कितनी हुई? 203। बैलेंस करना है तो कर लो, नहीं करना तो काम चल जाएगा। बैलेंस हमारे कंट्रोल में होता है, जहां चाहे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है? अब ध्यान से, प्लीज ध्यान से, यहां पे क्या लिखूंगा बैलेंस में? हाँ, ये याद रखना 220 में से 20 माइनस होंगे, ये 25 है और ये 25 है। बात समझ आ रही है? तो इस 220 में से 20 किए होंगे, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 225 वाले। आंसर क्या आया? और ये 100 वाले सारे के सारे जिंदा ही हैं। चलें जी, बैलेंस आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ? कितने यूनिट सेल किए? 230 यूनिट हमने सेल किए। सेल आ जाए, डेट ऑफ सेल क्या है? 15 अक्टूबर है। कितने यूनिट किए? 230। यहां पे लिख रहा हूं मैं ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या करना है। इस 230 में से पक्की बात है 200 यूनिट यहां से जाएंगे और 30 यूनिट यहां से जाएंगे। बात समझ आ रही? चले जी, इनको अल्लाह हाफिज क्या कहते हैं जरा। तो 200 यूनिट जाएंगे 25 वाले 5000, और 30 यूनिट यहां से जाएंगे, कौन से वाले? 28 वाले। आंसर बताएं कितना है?
840। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। यहाँ पे बैलेंस ना भी करते तो यार हमारा काम चल जाता, डायरेक्ट कर लेते। चलें खैर, अब दोबारा बैलेंस करना। सेल के बाद तो बैलेंस जरूरी है, सेल करने के बाद तो बैलेंस जरूरी हो जाता है। जनाब 70 बैलेंस बच गया, कितने वाला आंसर? 960 1960 1960 का वाकया। उसके बाद क्या हुआ? ड्राइंग्स कितनी हुई? तो ड्राइंग्स जाती हैं, इनको भी अल्लाह हाफिज कहना पड़ेगा, ठीक है। और ड्राइंग्स कब गई हैं? 19 अक्टूबर को। सो अभी जगह कम ही रहेगी मेरे पास। ड्राइंग्स कितनी? 40। तो ठीक है, यही बच्चा, फिर यही जाएगा, फिर ऑप्शन ही कोई नहीं हमारे पास। आंसर माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, कितना रह गया? इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद सेल ही चल रही है, इसके बाद सेल रिटर्न चल रही है, ठीक है। करना चाहिए तो यहाँ पे बैलेंस कर लें, नहीं तो बाद में कर लें, कोई इशू नहीं है, जैसे आप चाहें। बैलेंस करें या ना करें? ना करें। सेल रिटर्न आ गई, 21 अक्टूबर को सेल रिटर्न आ गई। अब सेल रिटर्न में बता रहा है कि 5 अक्टूबर वाली 60 चीज़ें और 15 अक्टूबर वाली 10 चीज़ें। अब यहाँ पे भी एक मसला आएगा आपको, चले आए ज़रा। 21 अक्टूबर को क्या हुई है हमारे पास? सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न हमारी इन्वेंट्री में ऐड होंगी, क्योंकि ये वापस आ रही हैं, हमारे पास आ रही हैं, तो ऐड करेंगे। तो सेल रिटर्न ऐड होगा तो बिहेवियर परचेजेस जैसा होगा। सो 21 अक्टूबर सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न में दो वाली आ गई, एक कौन सी वाली है? 5 अक्टूबर वाली। तो एक हमारे पास आ जाएगी 5 अक्टूबर और एक 15 अक्टूबर वाली, ठीक है। और 5 अक्टूबर वाली कितनी है? 60 है, तो 60 यहां से ऐड हो जाएंगी। 5 अक्टूबर को देखें सेल क्या थी? 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को सेल देखें क्या थी? 5 अक्टूबर को सेल क्या थी? ये 5 अक्टूबर है सर, ये 5 अक्टूबर है, ये 5 अक्टूबर है। 480 सेल हुई, लेकिन मसला आ गया, दो रेट आ रहे हैं, है ना। 5 अक्टूबर को दो रेट आ रहे हैं, एक 22 वाला और एक 25 वाला, एक 22 वाला और एक 25 वाला, ऐसे ही ना। अब ये जो 60 यूनिट वापस हुए होंगे, अब पता नहीं है 25 वाले हैं या 22 वाले। तो रूल क्या है, जनरल रूल क्या? अगर स्पेसिफाइड ना हो तो हम क्या करेंगे? 22 वाला या 25 वाला? भाई 25 वाला, भाई 25 वाला, ये नया वाला रेट है, ठीक है। इसका मतलब जो शेयर रिटर्न हुई होगी वो 25 में से हुई होगी, बात समझ लगी? 22 नहीं होगी। हमने ये नहीं देखना, फिर कहीं पर हमारे पास दो परचेजेस भी आ रही होंगी ना, ठीक है। तो हमने जो पहले ये तो सेल हो गया होगा ना, ये तो सेल हो गया होगा, तो हम ये मान के चलेंगे यार जो ताज़ा ये वाला सेल किया था ना, इसमें से रिटर्न आई है। मतलब अगर ये भी लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फांसी की सजा नहीं होगी, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, या आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। और जब हमारे पास दो रेट्स आ जाएंगे तो रियलिस्टिक अजम्पशन क्या है भाई? जो फ्रेश सेल की होगी उसमें से रिटर्न आएंगे, जो फ्रेश सेल की है उसमें से रिटर्न आएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, ये सुबह 8 बजे सेल की है, दिन वही है, ये सुबह 8 बजे सेल की है, ये 4 बजे सेल की है, तो रिटर्न किस में से आई होगी? अगले दिन, काफी दिनों बाद। तो जो ये वाली की होगी इसमें से रिटर्न आई होगी। अगर आप इसमें से भी मान लें तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन रूल क्या है? हम लेटेस्ट सेल लेंगे, लेटेस्ट सेल लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो 22 नहीं लेनी, 22 पुरानी वाली हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो भाई इन दोनों में से कौन सा रेट सिलेक्ट करेंगे? 25 वाला। अच्छा, में कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स नहीं है, IFRS यहाँ पे आपको गाइड नहीं करेगा भाई। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं जब दो रेट आ जाएं तो नया वाला रेट लें, नहीं है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जैसे दिल करेगा वैसे ले। तो भाई अकाउंटेंट का दिल कैसे करता है?
कॉस्ट, आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये इंटरनल मैनेजमेंट की कैलकुलेशन होती है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं करनी होती है, लॉ का कोई फॉर्मेट्स नहीं बताता, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है। तो मैनेजमेंट जैसी मर्जी है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट वाले क्या करते हैं 25, आपका दिल कहता है 22 तो कर लें, कोई मसला नहीं, पर एग्जामिनर तो 25 के साथ जाएगा, तो हमें एग्जामिनर के साथ चलना। तो हम कौन सा लेंगे बच्चों 25 वाला। चलो जी, तो 60 वाले चलेंगे किस रेट से 25 वाले से। अब कौन से हैं 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को क्या हुआ, पंद्रह अक्टूबर को कितनी से रिटर्न कितनी हुई, हाँ भाई 10 की हुई है, 10 की 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर का रेट क्या, ये 15 अक्टूबर, अब इसका रेट क्या है जी 25 या 28, 28 लेंगे, लेटेस्ट वाला लेंगे 28। तो यहाँ पे क्या करेंगे 28 कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई करें 16 × 25 और 10 × 28 280 ऐड करना है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, परचेज हो रही है कितनी 150 30 से, तो इसको भी लिख लें साथ ही, अब बैलेंस तो किया नहीं तो बस जान दो फिर। परचेज 150 30 के हिसाब से 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को परचेज किए हमने। कितनी चीजें परचेज की हैं, क्योंकि जब तक सेल नहीं आ रही बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कितनी 150, रेट क्या है 30, आंसर इज 4500। और लास्ट में मेरे पास क्या आ गई, लॉस्ट गुड लॉस बाय फायर, भाई कितनी चीजें जाया हो गई 10 वाली। अपने बैलेंस नहीं किया तो अब संभालना चीजों को आप लोगों ने, ठीक है नी। अच्छा जी, अब क्या हुआ गुड लॉस बाय फायर, कब 30 अक्टूबर को जा रही हैं, तो 30 अक्टूबर गुड्स लॉस्ट बाय आग, कितनी 10, अल्लाह हाफिज कहना। अब कौन सा वाला करें, अब कौन सा वाला करें, 3 रेट मेरे पास आ रहे हैं, 3 रेट मेरे पास, यार ये अलाइनमेंट सही है, 3 रेट मेरे पास आ रहे हैं, 25 वाला, ये और ये दोनों मिलके 28 वाला और ये 30 वाला। अब ये जा रही हैं, ये आग लग गई, ना सेल हुई, ना सेल रिटर्न हुई, ना परचेज रिटर्न हो रही। जब हमारा नुकसान होगा तो जब हमारा नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से लोएस्ट कॉस्ट वाले को लेंगे, लोएस्ट कॉस्ट वाले को लेंगे, ताकि हमारा जो एक्सपेंस है वो ओवरस्टेट ना हो, प्रॉफिट अंडरस्टेट ना हो जाए। तो एक्सपेंस को, क्योंकि अगर मैं इसको 30 से माइनस करूंगा, 30 से माइनस करूंगा तो यहां से कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट अंडरस्टेट कर रहा हूं। तो अगर मुझे लॉस बाय फायर के साथ चलना है तो इनमें से अब किस रेट के ऊपर 10 का रेट लेना है। तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, जब लॉस बाय फायर हो जाए तो हम तीनों में से लोअर रेट के ऊपर क्या करेंगे, अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, हायर रेट पे नहीं करेंगे। तो लोअर रेट क्या है इसमें से जी 25, तो ये 25 के रेट से माइनस होके 250 यहां से माइनस हो जाएगा। बात समझ आ रही, अच्छा जी, आप टोटल कर लें, बस टोटल विल बी माय आंसर, ये मेरा आंसर होगा। क्योंकि आप बैलेंस नहीं किया तो बहुत अच्छे से चीज़ों को संभालना है। ये 25 वाला है और ये 25 वाला है, यानी कि 60 में से 10 निकल चुका होगा, तो रिमेनिंग बैलेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बैलेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब 60 में से 10 निकल गया, 50 यूनिट्स रह गए, 50 यूनिट 25 के रेट से बच गए, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 बच गया मेरे पास। और 50 28 वाले क्या हुए 70 माइनस 40, 30 30 प्लस 10 40, इसका मतलब 40 यूनिट रह गए 28 वाले।
और 30 वाले कितने पड़े हैं? 150। सो 150 एट द रेट ऑफ 30। इसका आंसर कितना आया? और इसका और इसका? ये मेरा सारा आंसर आ गया। टोटल करना हो तो कर लें, नहीं तो ये तीनों आंसर भी सही हैं। टोटल क्या आता है? 68770। ये मेरा आंसर आ गया। ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया अंडर FIFO मेथड। यहां तक देख लो यार, कोई प्रॉब्लम है किसी को? जी लास्ट वाले भाई, क्लियर? क्लियर? अच्छा, यहां से ले लास्ट बात सुन लें। हमने जब लॉस बाय फायर हुआ तो हमने 25 क्यों लिया? हम जिस तरह पुराना करते थे, या लेटेस्ट वाले को ले लो, तो यहां पे हमने लेटेस्ट वाला क्यों नहीं लिया? इस 30 को क्यों नहीं लिया? 25 क्यों लिया? इसकी जो रीजन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रीजन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रीजन। लेकिन रीजन इसके पीछे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि अगर आप 30 को लेते हो, अपना प्रॉफिट ओवरस्टेट कर बैठोगे। और अगर होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रॉफिट ओवरस्टेट ना करो, प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर ना लिखो। ठीक है? अच्छा जी, अगर मैं 30 लेता हूं तो होगा क्या? देखें, अगर मैं यहां पे 150 इंटू 30 करता, सॉरी 10 इंटू 30 करता, तो कितना आंसर आता? 300। कितना आंसर आता? 300। अगर 300 यहां पर मैं क्या करता? माइनस करता। 300 माइनस करने से मेरा जो कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर कम आता। कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर क्या आता? कम आता। अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर कम आता, अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट 50 से ओवरस्टेट हो जाता। तो प्रॉफिट को ओवरस्टेट से बचाने के लिए हमने 25 लिया। अब मैंने जब 25 लिया तो भाई 25 से कॉस्ट ऑफ सेल क्या रहेगी? बोलो यार, जब 25 लूंगा तो 50 से कॉस्ट क्या रहेगी बच्चों? यहां से 50 से कॉस्ट कम माइनस कर रहा हूं ना, तो उससे प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होगा। उससे प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, यानी कि कॉस्ट हमारी 50 से ज्यादा नजर आई है, तो कॉस्ट ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट हमारे पास कम हो जाएंगे। यानी कि प्रॉफिट यूजर को ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे हैं। तो दैट्स वे जब लॉस बाय फायर आ गया या थेफ्ट आ गई, तो हम, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, भाई ये 10 कौन से चोरी हुए, 25 वाले, 28 वाले, 30 वाले, तो हम कौन सा रेट लेंगे? लोअर वाला रेट लेंगे। यहां तक देखना। इसको एफको से कर लोगे आप? एफको से हो जाएगा क्या? करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास 4 मिनट है। 4 मिनट में कोशिश करें कैलकुलेट रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक। रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, उसमें कुछ मसले मसाइल होंगे। आपने उन मसले मसाइल को सामने रखते हुए क्या करना है? रिवाइज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सुन लें जरा, ये करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लें। आपने एक नया मोबाइल लिया। क्या लिया? नया मोबाइल लिया। या मोबाइल बनाते हैं, आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपने मोबाइल बनाकर बेचा 40,000 का।
बात समझ आ रही है? मोबाइल बनाकर बेचा कितने का? 40,000 का। एक और मोबाइल बनाया, उस मोबाइल की स्क्रीन पर एक लाइन आ रही है, ग्रीन कलर की स्क्रीन पे लाइन आ रही है, इसका मतलब वो डैमेज गुड्स है। वो क्या है? डैमेज है। सब कुछ सही करता है लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पे एक लाइन आ रही है, क्या वो भी 40,000 का बिकेगा? मतलब मार्केट में यूजर को देंगे तो यूजर कहेगा कितने पैसे, आप कहेंगे 40,000, यूजर कहेगा वाई, ये तो डैमेज है, देखो लाइन आ रही है। यार लाइन तो आ रही है, बाकी चेक करो, कॉल चल सही होगी, नेट सही चलेगा, सारा कुछ सही चलेगा, लाइन ही तो है। क्या वो 40,000 इसका पे करेगा? नहीं पे करेगा। या वो स्लाइटली उसका एज जो है वो गिरने से डैमेज हो गया, वो एज जो गिरने से डैमेज हो गया, क्या यूजर उसके 40,000 देगा? इसका मतलब एक हमारे पास होगी नॉर्मल गुड। क्या होगी? एक नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड को हम गुड्स यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स यूनिट। ये अच्छे वाले यूनिट्स हैं। एक होते हैं डैमेज्ड यूनिट्स। क्या डैमेज यूनिट की भी औकात गुड्स या नॉर्मल यूनिट जैसी होगी? क्या डैमेज यूनिट्स भी नॉर्मल यूनिट के बराबर सेल होंगे? तो कह सकता हूं डैमेज यूनिट्स कभी भी 40,000 के सेल नहीं होने वाले। तो कह सकता हूं डैमेज यूनिट की, जब भी डैमेज यूनिट का क्वेश्चन आ गया तो उसकी एनआरवी के मसले आएंगे, उसकी एनआरवी के मसले आएंगे। क्या नॉर्मल यूनिट्स के एनआरवी का मसला आएगा? वो 40 का सेल होता है, 40 का सेल हो जाएगा। क्या डैमेज यूनिट भी 40 का सेल होगा? उससे ज्यादा का सेल होगा, उससे कम का होगा। अगर सेल प्राइस कम हो रही है तो एनआरवी का मसला आ गया। हाँ, तो जब भी डैमेज यूनिट्स आ जाएंगे आपको एक न्यू एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि डैमेज यूनिट की एनआरवी नॉर्मल से क्या होगी? कम होगी। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब नॉर्मल यूनिट्स के लिए सेल प्राइस अलग होगी, जबकि डैमेज यूनिट के लिए सेल प्राइस एनआरवी अलग होगी। क्या नॉर्मल यूनिट्स को, गुड यूनिट मीन नॉर्मल यूनिट्स, क्या नॉर्मल यूनिट्स को और डैमेज यूनिट्स को इकट्ठा कर सकता हूं सेल प्राइस के एतबार से? इकट्ठा कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं। यानी कि आप खुद ही कह रहे हैं कि सर जो नॉर्मल यूनिट है उनकी सेल प्राइस हम अलग कैलकुलेट करेंगे, जो डैमेज यूनिट है उनकी सेल प्राइस अलग कैलकुलेट करेंगे, और दोनों अलग अलग सेल प्राइस के ऊपर सेल होंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अगला सवाल का जवाब दो, सोच के देना प्लीज। तो यह तय हो गया कि नॉर्मल यूनिट की एनआरवी और डैमेज यूनिट की एनआरवी डिफरेंट होगी। कॉस्ट बताएं, क्या नॉर्मल और डैमेज की कॉस्ट सेम होगी या डिफरेंट होगी? कॉस्ट सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर कॉस्ट सेम होगी, बहुत अच्छे बच्चे छा गए, कॉस्ट सेम होगी। भाई जो मोबाइल ए बना उतनी कॉस्ट का मोबाइल बी बना, वो अलग बात है, मोबाइल बी बीच में डैमेज हो गया, खर्चा उतना ही लगा हमारा, तो कॉस्ट दोनों की सेम होगी। यानी कि नॉर्मल गुड की कॉस्ट डैमेज गुड की कॉस्ट सेम होगी, बट एनआरवी सेम नहीं होगी। ये बात लिख लें, कैसे लिखनी है? क्या लिखवा दूं मैं? अगर कोई इक्वेशन ये डिजाइन बनाना चाह रहा है, मेरे माइंड में जो आ रहा है, नॉर्मल यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू डैमेज यूनिट्स कॉस्ट, ठीक है, जबकि नॉर्मल यूनिट्स एनआरवी, ये वाली मेजर तो यार आ रही माइंड में, डैमेज यूनिट्स एनआरवी, ये लिखो, इस तरह से लिख सकते हो, उर्दू में लिख लो, बस बहाना ही एक।
जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना शुरू करें। आपके पास 3-4 मिनट है, ठीक है। देखते हैं कि क्या करते हैं आप लोग। जी बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? चलें ठीक है, बस स्टॉप। मैं सॉल्व करता हूं, देखें कि आप लोगों ने इसमें से कितनी वर्किंग करेक्ट कर ली थी। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ हिस्सा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट कैसे करना है, सबसे मुश्किल काम स्टूडेंट्स के लिए ये होता है। क्वेश्चन आ गया, अब बच्चे को ये नहीं पता होता यार स्टार्ट कहां से लेना है। का स्टार्टिंग पता चल जाए, आगे मैं सवाल संभाल लूंगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ तो वर्किंग कर ही लूंगा। बात समझ आ रही है? वो बच्चा जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो टूटी फूटी कैलकुलेशन कर ले, वो हर एक पॉइंट की अलग अलग वर्किंग कर ले, उसके नंबर भी मिल जाएंगे। बेशक वो पूरा एक डिसिप्लिन के साथ आंसर नहीं बना पा रहा, सर डजेंट मैटर। अब हर एक पॉइंट को अलग अलग टुकड़ों में, पीसीज में, चंक्स में सॉल्व कर लें, उसकी वर्किंग के भी कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। इसका मतलब वो सवाल जो आपको नहीं आता, अगर आप हर एक पार्ट की अलग अलग वर्किंग कर लेंगे, सर 50-60 नंबर तो परसेंट तो नंबर फिर भी ले लेंगे आप, नहीं तो 50% नंबर तो फिर भी ले लेंगे आप, ले ही लेंगे। वो सवाल था जो ड्रोना लग रहा था, जो हो ही नहीं रहा था, सर 40-50 नंबर उसमें से आने बहुत बड़ी बात होती है। पर ऐसा सवाल था जो मैं छोड़ना चाह रहा था, छोड़ रहा था। पर आपने हर एक पार्ट के ऊपर मेहनत करनी है, हर एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लें, तो थोड़े थोड़े नंबर बनते बनते 40-50% बन ही जाएंगे आप। चलें बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, जिस तरह से क्वेश्चन को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं,
अभी आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन मुझसे सीख तो सकते हैं कि यार मैं किस क्वेश्चन को ज्यादा एम्फसाइज करता हूं, किस पार्ट को ज्यादा फोकस करता हूं, और कौन सा लफ्ज मुझे राह दिखाता है कि यार मुझे इस तरह से सवाल को लेकर चलना है। वो मुझसे सीख तो सकते हो, मुझसे सीख के बाकी सवालों पे अप्लाई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबीसी लिमिटेड, कहता है एबीसी लिमिटेड का क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। जून 30, 2022 क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है? 750,000। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है या लोअर ऑफ एनआरवी के ऊपर होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये जो अमाउंट पड़ी हुई है ये मेरे पास कॉस्ट के ऊपर पड़ी हुई है, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होती है। देयर वर डाउट्स रिगार्डिंग इट्स कंडीशन एंड रियलाइजेबल वैल्यू, कहता है ये जो 750 का स्टॉक पड़ा हुआ है ना, इसकी कंडीशन पर और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, एनआरवी के ऊपर डाउट है। कहता है वो डाउट हम बता देते हैं आपको, डाउट बता देते हैं। 80% वॉज इन गुड कंडीशन, 80% गुड कंडीशन है, यानी कि जो 750 वाली कॉस्ट है, कहता है इसमें से 80% गुड्स कंडीशन वाले हैं। क्या 750 का 80% में ले सकता था? वो लिखने के नंबर मिल जाना, बेशक 0.5 क्यों ना मिलते। आगे मैं नहीं पढ़ रहा, अभी सिंपल क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूं। 50% वॉज स्लाइटली डैमेज, 15% हल्के फुल्के डैमेज थे। 5% वॉज डैमेज्ड, 5% तो डैमेज था, तबाह हो गया था। बात समझ आ रही है? मुझे अब सोच के बताओ, क्या 80% वाले गुड वाले, 15 स्लाइटली डैमेज वाले, 5 डैमेज वाले, तीनों की सेल प्राइस एक जैसी होगी? नहीं होगी ना। यही तो कंसेप्ट समझा के आता है। इसका मतलब मुझे इन तीनों की नई एनआरवी निकालनी पड़ेगी, बस ये कंसेप्ट, ये बात समझने वाली थी। कॉस्ट तो 750 ही रहेगी। ठीक है, तो अभी इसका आंसर में यहां से मुझे पता चल गया। पहले ये आगे पता नहीं क्या बातें लिखी हुई, मुझे भी नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पर ये तो पता चल गया ना दूर दूर से, भाई ये तो लिखो, आगे के आगे देखते हैं, आगे के आगे देखते हैं। तो पहले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 750 हमारे पास अमाउंट थी कॉस्ट की। तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितनी है? 750,000, 750,000 ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। बात समझ आ रही है? अब इस कॉस्ट के 3 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे बच्चों? 3 हिस्से होंगे। पहले वाला हिस्सा क्या होगा? 80%। और दूसरे वाला हिस्सा क्या होगा? और तीसरे वाला हिस्सा क्या होगा? 5% पर। ठीक हो गया। अच्छा, तो पहले वाला हिस्सा हमारे पास 80% गुड्स है, ये गुड्स कंडीशन है, और 15% स्लाइटली डैमेज है, सो 15% स्लाइटली डैमेज्ड है, और 5% डैमेज्ड है। यहां तक मेरा नहीं ख्याल कोई मसला हो सकता है। ये तो मैंने बस सादी सादी सी बात जैसी लिखी थी वैसी मैंने लिख दी डिजाइन बनाकर, इसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल वाली बात है कि है? कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, 750 का 80% कैलकुलेट हो जाएगा? जो छोटे भाई को कॉल कर लें, यार वो 750 का 80% बता क्या होता है? हो जाएगा? तो बताओ क्या होता है? 6 लाख, यानी कि 6 लाख की कॉस्ट वाले, 6 लाख की कॉस्ट वाले गुड्स कंडीशन में भाई 15% लोग क्या आता है? 112,500। और 5% डैमेज वाले ये कर लिया था। बहुत अच्छे यार, माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। अगर आपने यही कर लिया था, मैं तो इस पे राज़ी हो गया।
सही बात है, कमाल यार माशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कॉस पास कर लेंगे यार, आप में वो जम्स हैं, यू हैव दैट बैक्टीरियाज टू पास द कॉस अकाउंटिंग इंशाल्लाह। डन बच्चों, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, ये लिख लिया बच्चों, इसके आपको नंबर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, आप देखें आगे कहानी क्या सुनाते हैं। ये जितनी कहानी मैंने सुनाई उतना मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया। बस जो एग्जामिनर आपसे बातें करते हैं ना उसको बस लिखते रहो, बस वही आपका सोल्यूशन है, वही आपका सोल्यूशन है, ठीक है जी। जरूरी नहीं है जैसे मैंने ये बनाया आप ऐसे बनाए, इसको आप वर्टिकल कॉलम में लिए 80% गुड, फिर स्लाइटली डैमेज, फिर नीचे डैमेज लिखें, जैसे मर्जी लिखें, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, पहली वाली लाइन, 80% was in good condition was expected to realize a gross margin of 25%। ग्रॉस मार्जिन ऑफ कितना मिलेगा, 25 मार्जिन। इसका मतलब 25% मैं प्रॉफिट रख रहा हूं, किसके ऊपर, मार्जिन, यानी कि सेल प्राइस का 25% मैं क्या रख रहा हूं, प्रॉफिट रख रहा हूं। ये उसने मुझे क्यों दिया, क्यों दिया बता सकते थे, उसको ये देना ही था, वरना हम उसको 2 रख के लगाते, क्योंकि उसने हमें कॉस्ट दे दी। जब गुड यूनिट हैं, डैमेज यूनिट हैं और स्लाइटली डैमेज यूनिट हैं, उनकी एनआरवी का मसला आएगा। एनआरवी के मसले को डील करने के लिए उनकी सेल प्राइस का होना जरूरी है, उनकी सेल प्राइस का होना जरूरी है। और क्वेश्चन में कहीं सेल प्राइस नजर आ रही है सर, ये उसने सेल प्राइस तक पहुंचने का रास्ता बताया है आपको सर, ये रास्ते ढूंढने हैं आपको। जब आपके दिमाग ने ये कहा कि गुड यूनिट हैं, स्लाइटली डैमेज हैं, एनआरवी का मसला है, तो आपके दिमाग ने सोचा यार फिर सेल किधर है, अगर एनआरवी का मसला है ना, तो सेल तो नजर नहीं आई। तो अब दिमाग फिक्र में है सेल कहां है, अब सेल को ढूंढ रहे हैं, ये राज है, मिस्ट्री है, पजल है, सॉल्व करना है। अब आपके दिमाग, ओ यार ये जो दिया ना मार्जिन, ये प्रॉफिट होगा, कॉस्ट यहां से, तो सेल प्राइस इससे निकलेगी। ये सेल प्राइस की कैलकुलेशन में दिया हुआ है। मार्कअप मार्जिन याद आया आपको, ये इस दिन के लिए करवाया था। तो यहां से सेल प्राइस आ सकती है, आ सकती है। इसका मतलब तीनों की एनआरवीज मैं निकाल लूं, बस समझ आ रही है। चलें जी, आपको पता है गुड यूनिट की एनआरवी का मसला नहीं होता, गुड यूनिट की एनआरवी का मसला नहीं होता, बस समझ आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं गुड यूनिट की एनआरवी निकाल, अब तीनों के 1 by 1 एनआरवी निकाल रहा हूं, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट में क्या पढ़ा सर, रिक्वायरमेंट वो होगी जो आपको सॉल्यूशन की डायरेक्शन बताएगा। इसलिए हर एक सवाल की रिक्वायरमेंट को कम से कम 3-3 मरतबा पढ़ना। कितनी मरतबा, 3-3 मरतबा, फिर आपको पता चलेगा यार सॉल्यूशन करना कैसे है, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कहां से करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहां से पता चलना है, क्या करना है। मुझे तो पढ़ना ही नहीं आ रहा यार, मैं तो इलिटरेट हो गया, मुझे अब जरा पढ़ के बताएं। मैं क्या लिखा हुआ है, दोबारा बोलें, वैल्यू ऑफ स्टॉक या कॉस्ट ऑफ स्टॉक, क्या लिखा हुआ है, स्टॉक की वैल्यू कैसे होती है, हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ स्टॉक की वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसका मतलब मुझे कॉस्ट भी निकालनी है और एनआरवी भी निकालनी है और दोनों का मुकाबला करवाना है, और विच एवर इज लोअर पर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होती है। ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक नहीं लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखी है, और वैल्यू हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे होती है। तो लफ्जों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और अगर कॉस्ट ऑफ स्टॉक लिखा होता तो याद वो लंबी लिस्ट वाला सवाल बनता, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ड्यूटी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड, तो सारा कुछ आता। पर कॉस्ट लिखा है, क्या लिखा है, वैल्यू। तो वैल्यू किस पे होती है स्टॉक की, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट तो है मेरे पास सर, कॉस्ट आ गई सर, तीनों की कॉस्ट आ गई, और बोलो ना क्या तीनों की कॉस्ट आ गई, यस सर तीनों की कॉस्ट आ गई। पहले वाले की भी कॉस्ट आ गई सर, ये गुड्स यूनिट की भी कॉस्ट आ गई, और उसके बाद आ गई स्लाइटली यूनिट्स की भी कॉस्ट आ गई। देखा इस तरह करने का कितना फायदा होता है बोर्ड में, सर्कल जरा जल्दी जल्दी लग दुख जाते हैं, ठीक है, टाइम बच जाता है।
ये तीनों की कॉस्ट आ गई। क्या इन तीनों को कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा? नहीं सर, एनआरवी का मुकाबला करवाऊंगा। अब मुझे किसकी तलाश है? अच्छा, मुझे कैसे पता चला एनआरवी की तलाश है? क्योंकि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ने बताया वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा है भाई, और वैल्यू ऑफ स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर है। तो अब मेरी मंजिल कौन सी है बच्चों? किसको तलाश करने की? मेरी नजरें किसको तलाश करेंगी? एनआरवी को तलाश करेंगी बच्चों। डन? चले, गुड यूनिट की एनआरवी क्या आएगी? 8 लाख। वाह जबरदस्त, छा गई आप माशाल्लाह, जबरदस्त। एनआरवी का मतलब सेल प्राइस। भाई सेल प्राइस कैसी आई? कॉस्ट कितने में पड़ी हुई है? 6 लाख पर पड़ी हुई है। अब यहां पर आए, हमारे पास मार्जिन कितना बनेगा? भाई सेल के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट 25 हो गया, सेल 100 है, कॉस्ट किस पे है? 75 है। चेक करें, आज मैंने स्केच नहीं बनाया क्योंकि हम बना चुके हैं, माइंड में स्केच बना हुआ है। कॉस्ट किस पे है? 100। स्केच बना दूं मैं वो वाला मार्कअप मार्जिन वाला, या ओके है? चले पहले आखिरी बार दोबारा बना देता हूं। सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 25%। और 25% किस पे लगाना है? मार्जिन। मार्जिन मीन सेल। इसका मतलब बेस कौन है? सेल। तो सेल होगी 100% पे, तो भाई कॉस्ट क्या होगी फिर? 75% पे। डन बच्चों? अच्छा, अब चेक करें मेरे पास कौन सी अमाउंट गिवन है। मेरे पास कॉस्ट गिवन है, मेरे पास कॉस्ट गिवन है, और मुझे किस पे जाना है? सेल प्राइस पर। कॉस्ट तुम कितने पर हो? उसने कहा मैं 75 पर हूं। हमने कहा सेल तक यानी कि 100 तक हमें ले जाओ। उसने कहा नो इशू एट ऑल। आंसर इज 8 लाख। तो रुपीज 8 लाख एनआरवी आ गई किसकी? गुड यूनिट की। अब बताएं कॉस्ट और एनआरवी इन दोनों में से कौन जीता? सर कॉस्ट जीत गया। इसको मतलब नॉर्मल यूनिट को 6 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। कुछ समझ आ रहा है? यार बड़ा जरूरी है ये, वरना तो रट्टे मार मार के थक जाओगे। बात समझ आ गई? इसका मतलब नॉर्मल यूनिट की एनआरवी डन। अब मुझे किसकी एनआरवी निकालनी है? स्लाइटली डैमेज की। 2 मिनट लें, स्लाइटली डैमेज की एनआरवी कैलकुलेट करके दें, अगर आपको इतना समय लग गया तो। सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता क्या आंसर है, बस लिख लें जो भी आते हैं। 2 मिनट लें और 15% स्लाइटली डैमेज वाली कहानी पढ़ें। ये कहानी बढ़िया, और इसकी एनआरवी जल्दी जल्दी फटकाएं। आधे सवाल मैं करूंगा, आधे आप करेंगे। चल जवान सवाल कर, मेरी तरफ देख रहा है, मेरी शक्ल में सोल्यूशन थोड़ी लिखा है, तो करेगा तो सोल्यूशन आएगा। एनआरवी कितनी है आपकी? 129,375। ओके ओके, बाकी ने भी कर ली। चलो आओ जरा। भाई 15% पर है, वो क्या कहानी सुना रहा है? कह रहा है 15% स्लाइटली डैमेज एंड रिक्वायर्ड additional expenditure of 15% of cost to make it saleable at normal price। ठीक है ना? 15% was slightly damaged था and required an additional expenditure of 15% of cost। अगर हम 15% ऑफ कॉस्ट का, अगर हम 15% ऑफ कॉस्ट का उसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर करें टू मेक इट सेलेबल एट नॉर्मल प्राइस, तो वो नॉर्मल प्राइस तक सेल हो सकती है। यानी कि थोड़ा सा डैमेज है तो 15% ऑफ कॉस्ट उसके अंदर और लगाऊंगा तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ठीक है, तो सबसे पहले स्लाइटली डैमेज की एनआरवी निकालते हैं। ठीक है, एनआरवी आ गया, स्लाइटली डैमेज की एनआरवी आ गया। ठीक है जी। तो एनआरवी में सबसे पहले काम क्या करेंगे? हम सेल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ऐसी है।
और सेल प्राइस कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी है इसकी 112,500 जो कि 75 कॉस्ट पर है और 100 पे जाएंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। तो ये सेल प्राइस कितनी आ गई इसकी 75 कितने आया भैया, मार्कअप मार्जिन भूल गए हो, अभी करवाया यार, ये वाली कैलकुलेशन रिपीट मारी है मैंने। जब 6 लाख की कॉस्ट है 75 को डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, आज कॉस्ट 112,500 आ गई, तो क्या मसला है? हाँ 15% एडिशनल लग रहा है, इसका मतलब कॉस्ट टू सेल है, वो बेचने का खर्चा है, वो माइनस करना है इसमें से, ये सेल प्राइस है, वो कॉस्ट टू सेल है ना। हेलो बच्चों, वो जो स्लाइटली डैमेज है उसको बेचने के लिए ये 15% का खर्चा अलग से लग रहा है, ये कॉस्ट टू सेल में आएगा ना, कॉस्ट टू रिपेयर है, यानी कि चीजों को बेचने का खर्चा, तो एनआरवी में से माइनस होगा ना यार। अल्लाह भूल गए बच्चों ये वाली बात, क्या हो गया यार। हेलो हाउ आर यू, ये वाला सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट टू रिपेयर, ये माइनस करूंगा ना मैं, तो ये वो है, ये ऐड नहीं करना। किधर गया यार, जनाब किधर गया यार सवाल। ठीक है, सेल प्राइस कितनी आई मेरे पास 1.5 लाख, 150,000 आ गई, सो 150,000 इज द सेल प्राइस, और इस पे से क्या माइनस करूंगा, इसमें से क्या माइनस करूंगा, कॉस्ट टू रिपेयर, कोई भी नाम दे दो, कॉस्ट टू रिपेयर। कॉस्ट टू रिपेयर कैसे कैलकुलेट होगा जी, 15% 150 का लूंगा या 15% ऑफ कॉस्ट लूंगा, 15% ऑफ कॉस्ट लूंगा, तो भाई कॉस्ट का 15, कॉस्ट कितनी है 112,500, उसका ले लें 15%, तो कॉस्ट टू रिपेयर आ गया 112,500 और उसका कर लें 15%, आंसर बताएं कितना आया 168, माइनस कर देंगे 16875, बस यही है ओके, ये माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास एनआरवी आ जाएगी स्लाइटली डैमेज गुड की, भाई कितनी एनआरवी आती है, जस्ट अ मिनट, 133,125, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम 133,125 आ गई भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, क्या ये वाला भाई, ये कॉस्ट है ना, और कॉस्ट किस पे पड़ी हुई है 75 पे, बड़ी बात की ज्यादा सारों के लिए गुड्स यूनिट को भी बेचना है ना, तो 25% प्रॉफिट रख के बेच रहा हूं, ये जो ग्रॉस मार्जिन 25% है, क्या सिर्फ गुड्स यूनिट को बेचना है, स्लाइटली डैमेज को भी तो बेचूंगा ना, उस पर भी इतना प्रॉफिट रखूंगा, डैमेज यूनिट को भी बेचूंगा, उनको भी इसी पे प्रॉफिट के ऊपर बेचूंगा, सही है हाँ, कि ये सिर्फ ऊपर वाले के लिए था, इसके लिए कहता है खुद ही सोच लो जो सोचना है, प्रॉफिट मार्जिन, तो भैया अगर एक प्रॉफिट मार्जिन क्वेश्चन में दिया हो वही प्रॉफिट मार्जिन सब पर एप्लीकेबल है, बात समझ आ रही, जो जो बिकेगा इसी प्रॉफिट मार्जिन पर बिकेगा। चलें जी, अब इन दोनों में से कौन जीता, कॉस्ट कितनी है जी 1,12,000 और एनआरवी कितनी आ गई 1,33,000, तो इन दोनों में से कौन जीता, भाई कॉस्ट जीत गई, और यहां से कौन जीता था, यहां से भी कॉस्ट जीत गई, अभी तक कॉस्ट जीत रही है, बात समझ आ रही मेरी, अच्छा जी लास्ट वाला देखते हैं यार, लास्ट वाला 5% डैमेज्ड है, 5% डैमेज्ड है, तो पहले उसकी सेल प्राइस ना कैलकुलेट कर लें, पहले सेल प्राइस कैलकुलेट कर लें उसकी, चलें जी,
सेल प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल प्राइस क्या आती है उसकी? जी बच्चों, सेल प्राइस क्या आई? 37,500 डिवाइडेड बाई 50,000। ये 50,000 की क्या आ गई? सेल प्राइस आ गई। अब देखते हैं इसकी क्या कहानी सुनाता है। इसकी कहानी ये है, 5% was damage and would fetch only 40% of normal sale price। कहते हैं डैमेज्ड है, इसके ऊपर खर्चा करके ना इसको सही करने की कोशिश ना करो, इसके ऊपर खर्चा करके इसको सही करने की कोशिश ना करो। ये अपने नॉर्मल सेल प्राइस का सिर्फ 40% पर सेल हो जाएगा, यानी कि 60% इसके ऊपर डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये नॉर्मल सेल प्राइस से कितने सेल होगा? 40% पर सेल होगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब इसकी सेल प्राइस क्या हो गई? 40% पर। तो अब दो काम कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 40% इधर कर लो, या ये सेल प्राइस आ गई, इसके 40% पे ये सेल होगा, तो इसकी एनआरवी ये होगी। तो 50% मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? 40%, ये इतने पे सेल होगा, इसकी एनआरवी ये है। कितनी आती है अमाउंट? 20,000। ये 20,000 पर सेल होगा। अब बताएं, कॉस्ट 37, एनआरवी 27, कौन जीता? फिर यहां से एक छोटा सा माइंड में ना आप शॉर्टकट बना सकते हो, जब भी डैमेज यूनिट होंगे वो हमेशा एनआरवी पे जाएंगे। क्यों? कॉस्ट से नीचे आ चुके होंगे, क्योंकि वो नुकसान हुआ हमें। ये शॉर्टकट है, लॉजिक समझ आ रही है? तो जब भी डैमेज यूनिट आ जाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबल है कॉस्ट से नीचे ही आएंगे। ठीक हो गया? क्लियर? चलें, इस तीनों में कोई मसला? और अब हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे कैलकुलेट करना था रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या आई? आ जाए जरा लिख लेते हैं यहां पे, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक। रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू, भाई नॉर्मल गुड में कौन आया? 6 लाख आ गया, 6 लाख। स्लाइटली डैमेज में से कौन आया? 112,500, 112,500 आया। और डैमेज में कौन आया? 20,000 आया। तीनों को ऐड करेंगे, नाउ दिस इज माय फाइनल रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक। आंसर इज 732,500। दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर होगा। सो दिस इज माय आंसर। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। एनी प्रॉब्लम? कोई चीज पूछना चाहते हो? नहीं? क्वेश्चन समझ लग गया? तो हर में हमने कॉस्ट और एनआरवी का कंपेयर करके हमने लोअर पे रिकॉर्ड कर दिया उसको। ठीक हो गया? और हमने यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी के कॉन्सेप्ट को भी टेस्ट कर लिया, और हमने यहाँ पे डैमेज गुड्स और नॉर्मल गुड्स की ट्रीटमेंट भी देख ली। और फिर हमने ये देखा कॉस्ट सबकी सेम है, लेकिन हर एक यूनिट्स की एनआरवी अपनी अपनी होगी। नॉर्मल गुड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट नहीं आई। वो 8 लाख का सेल होना था, वो देखें 8 लाख का सेल हो रहा है। जो स्लाइटली डैमेज था उसको बेचने के लिए मुझे 15% का खर्चा करना पड़ा, ये कॉस्ट टू रिपेयर आया, फिर वो सेल हुआ। लेकिन जो डैमेज गुड था वो इतना डैमेज है कि उसके ऊपर उसको रिपेयर करना फजूल है। तो हमने कहा वो जितना मार्केट में सेल होना था, 50,000 का सेल होना था, लेकिन वो चीज़ टूट गई, डैमेज हो गई, तो सिर्फ 40% सिर्फ मैं बेच पाऊंगा। तो 40% के ऊपर हमने सेल लगा दिया। हमने क्या लगाया? 60% ऑफ, यानी कि 40% पर ले जाओ चीज़ें। बात समझ आ रही? क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट आ जाए। ऑल हमने एनआरवी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बल्कि क्वेश्चन भी फड़का दिया। एनआरवी के
रिलेटेड कुछ थोड़ी सी और बातें। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एनआरवी का, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट या रिपेयर। जैसे हमारे केस में स्लाइटली डैमेज को मैंने रिपेयर किया था, तो हम जितने की बेच सकते हैं और बेचने के लिए जो जो खर्चे हो सकते हैं वो माइनस करने के बाद हमारे पास एनआरवी आ जाएगा। सो एनआरवी असल में सेल प्राइस ही है, एनआरवी आप असल में सेल प्राइस, ये बात हमने कर चुके थे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला नोट, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी मेड सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट और एनआरवी अलग अलग चलेगी। कॉस्ट सबकी हो सकता है सेम हो, पर एनआरवी सबकी अलग अलग चलेगी। क्लियर हो गया? ओके। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट शैल बी मेड सेपरेटली फ्रॉम गुड यूनिट। ये मैं आपको शुरू में नोट लिखवा चुका था कि अगर आपके पास कोई डैमेज यूनिट आ गई तो डैमेज यूनिट की एनआरवी गुड यूनिट की एनआरवी से सेपरेटली कैलकुलेट होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये बात अगर समझ लग जाए तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्वेश्चन में जाके बात समझ आ जाएगी। इन एफको कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी कैन बी डन ऑन पर यूनिट और इन टोटल बेसिस। अगर हमारे पास एफको मेथड है, अगर हम एफको मेथड से कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम पर यूनिट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और टोटल पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फाइफो से कंपैरिजन कर रहे हैं तो फाइफो से हमेशा हम टोटल के ऊपर कंपैरिजन करेंगे, पर यूनिट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एफको में नॉर्मली हमारा पर यूनिट रेट आ जाता है, तो एफको में हम पर यूनिट के साथ जा सकते हैं। फाइफो में तो हमने जो रेट आ रहा होगा उसी रेट पर हमने कैलकुलेशन करनी है। तो नॉर्मली जब फाइफो आ जाएगा तो हम हमेशा टोटल की बेस के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। ये कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेशन का करने का मतलब क्या है, ये आपको मैं एक पास पेपर जब करवाऊंगा तब इन दोनों बातों को दोबारा से रिकॉल करूंगा। ठीक है, क्लियर? अभी छोटी सी एग्जांपल से समझा सकता हूं, लेकिन मेन क्वेश्चन में जाके सीख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। ये स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन नंबर 1, ये FER1 का क्वेश्चन है। पहले ये वाला टॉपिक R1 में होता था, ठीक है, पुरानी R1 में टॉपिक होता था इन्वेंट्री का। तो ये R1 का पास पेपर का सवाल है, जल्दी से पढ़े, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर कीजिएगा यार, ट्राई कीजिएगा एज अ होमवर्क। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 12 मिनट है, ये क्वेश्चन तो होगा नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, डबल एंट्रीज हैं वो हो जाएंगी 10 मिनट में हमारी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 एज अ होमवर्क के तौर पर आप करके आएंगे। ठीक है, 4 गुड्स है ना आपके पास ABCD, तो चारों की कॉस्ट और एनआरवी अलग अलग जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा सवाल करते हुए। और ABCD से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट साथ अटैच होगा तो उसको साथ पढ़ लीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 8 है और कल क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका कल के होमवर्क में जाएंगे। ठीक है, आ जाए, जर्नल एंट्रीज पर आ जाए जनाब। जर्नल एंट्रीज परपेचुअल सिस्टम के अंडर होंगी, पीरियोडिक में तो नॉर्मली इतना नहीं होता। जर्नल एंट्रीज अंडर परपेचुअल सिस्टम, रॉ मटेरियल, ये सारी की सारी एंट्री किसकी है बच्चों?
रॉ मटेरियल की। सो रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा और फिनिश गुड फॉर दी ट्रेडिंग बिजनेस होगा। हमने जो एंट्रीज याद करनी है सर वो ये वाली करनी है, ये वाली हमारी एग्जाम में आने वाली है। इनका ताल्लुक हमसे नहीं है। या R1 में आप लोगों ने इंट्रो में जब आपने पढ़ा होगा फिनिश गुड के साथ एंट्रीज पढ़ी होंगी, या R1 में जो आप पढ़ रहे होंगे ये फिनिश गुड से रिलेटेड एंट्रीज हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज हैं, फिनिश गुड से रिलेटेड एंट्रीज हैं। तो नॉर्मली हमने ये नहीं पढ़नी, साथ इसलिए लिखी हुई हैं ताकि अगर आप कंपैरिजन करना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें। ठीक है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, वरना अकाउंटिंग में सारी अपनी एंट्रीज पढ़ी हुई हैं, ये वाली नहीं पढ़ी होंगी। सही है, या कुछ पढ़ी होंगी कुछ नहीं पढ़ी होंगी, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली वाली एंट्री व्हेन रॉ मटेरियल परचेज्ड, बस हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। जब मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा तो बिजनेस के पास रॉ मटेरियल आ जाएगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री एसेट होता है, एसेट का इंक्रीज होना डेबिट होता है, एसेट का इंक्रीज होना डेबिट होता है। तो जब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेरे पास आ रही है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश में खरीदूंगा तो कैश क्रेडिट, उधार पे खरीदूंगा तो अकाउंट पेएबल जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? अच्छा जी, जब आप रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री हुई, यहां इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रॉ मटेरियल परचेज्ड, और जब मैं यही रॉ मटेरियल को रिटर्न करूंगा तो ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। इस वाली एंट्री में देखिए कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं। तीसरी वाली एंट्री पर आ जाए। आपको याद है मैंने पहला वाला जो कॉन्सेप्ट करवाया था, मेरा पहला वाला लेक्चर याद आ रहा है, वो फैक्ट्री के 3 कमरे थे। तो पहली वाली एंट्री जो रॉ मटेरियल परचेज है ये कहां पे जाती है, रॉ मटेरियल स्टोर में जाती है। तो ये एंट्री करते हैं, मटेरियल डेबिट और कैश क्रेडिट। क्लियर हो गया? फिर वो जो मटेरियल स्टोर में इन्वेंट्री आती है, उसके बाद इन्वेंट्री कहां जाती थी, वेल डन। वो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगी तो इन्वेंट्री कम हो गई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले गई। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसी बात को याद रखिएगा, व्हेन रॉ मटेरियल इज इशूड फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन, इसका मतलब जब स्टोर डिपार्टमेंट से चले गई तो कह सकता हूं स्टोर डिपार्टमेंट में इन्वेंट्री कम हो गई, कह सकता हूं। अगर इन्वेंट्री कम हो गई है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये बात समझ लगती है? अगर तो वो इन्वेंट्री प्रोडक्शन के लिए जा रही है, अगर तो इन्वेंट्री प्रोडक्शन के लिए जा रही है तो हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे, क्योंकि अगर वो इन्वेंट्री प्रोडक्शन के लिए जा रही है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट, और वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मटेरियल जा रहा है, कह सकता हूं ये वो मटेरियल जा रहा है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक प्रोडक्शन से है। अगर इसका डायरेक्ट ताल्लुक प्रोडक्शन से है तो ये डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए या इनडायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए? सर ये डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन सा मटेरियल जाता है, डायरेक्ट मटेरियल जाता है। बात समझ आ रही है? हमारे स्टोर रूम में, हमने अपने स्टोर रूम में कोई ऑयल वगैरह रखा हुआ है, कोई टूल्स वगैरह रखा हुआ है, उनकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना। इसका मतलब अगर वो वाला मटेरियल हमारे स्टोर रूम से जा रहा है तो मटेरियल क्रेडिट कर दूंगा। अब वो जो ऑयल है वो प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं इस्तेमाल होगा ना, तो भाई वो कहां जाएगा, वो FOH में जाएगा, एज अ इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम से। क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब अगर हम मटेरियल को इशू करेंगे तो डायरेक्ट अगर मटेरियल इशू करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर रूम से जा रहा है तो वो FOH में जाएगा। ये तीसरी वाली एंट्री को एब्जॉर्ब करें, अपने आप को समझाया जाता है।
जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम? और अगर मेरे पास रॉ मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा यार चीजें ज्यादा आ गई हैं, इतनी हमें जरूरत नहीं है, चलो तुम वापस रख लो। अगर कुछ चीजें वापस आ गई प्रोडक्शन से तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री दोबारा बढ़ जाएगी। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। अगर तो वर्क इन प्रोसेस से, अगर वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ तो वर्क इन प्रोसेस से आई होंगी तो उसको क्रेडिट कर दूंगा, और अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ तो एफओएच को क्रेडिट कर दूंगा। अब ये वाली एंट्री को एब्जॉर्ब करें, यानी कि ऊपर वाले को रिवर्स मारना है आपने, ऊपर वाले को रिवर्स करना है आपने। हमने कितनी एंट्री कर ली? हकीकत में कितनी की? 2 सर, हकीकत में 2 ही हैं, एक रॉ मटेरियल परचेज और एक व्हेन मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर टू डिपार्ट, 2 की हैं, बाकी 2 तो रिवर्सल मारी हैं। गेट माय पॉइंट? इन 4 तक कोई मसला? सर 5वें पे आ जाए, 5th एंट्री, recording of loss of raw material inventory, or you can say in case of shortage, recording of loss of inventory। अभी हमने एक सवाल किया तो जिसमें 10 यूनिट लॉस्ट बाय फायर थे, लॉस्ट बाय फायर थे, ऐसे ही था। तो अगर रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री हो गया, सो लॉस ऑफ इन्वेंट्री कैसे हो सकता है? चोरी हो सकता है, लॉस्ट कोई आग शग लग सकती है, तो रॉ मटेरियल का क्या हो गया? नुकसान हो गया। मान लो चोरी हो गया, अगर रॉ मटेरियल 10 यूनिट चोरी हो गए तो उसे रॉ मटेरियल ज्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा? अगर रॉ मटेरियल कम हुआ है तो रॉ मटेरियल कम होना चाहिए, इन्वेंट्री कम हो गई, इन्वेंट्री का कम होना क्रेडिट होगा, तो आपने क्या किया? मटेरियल इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अगर तो ये लॉस है, असल में थेफ्ट वाला लॉस और फायर वाला लॉस होता ही एबनॉर्मल लॉस है। क्या आपने मान के चलते हो कि यार हर महीने चोरी होगी होगी? अगर पक्के चोर हैं और मान लिया कि चोरी होगी तो आपसे बड़ा नालायक इंसान कोई नहीं है। आपके यार चोरी होना तो रेगुलर है, तो आपने चोरी होने को रेगुलर मान लिया, उस चोर को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की, उस चोरी को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर, क्या रोकना, मान लेते हैं होगा ही होगा, नॉर्मल समझ लेते हैं इसका, तो ये नॉर्मल होगा। अगर लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, तो ये नॉर्मल लॉस होगा। आग अल्लाह ना करे हर बार लगेगी, कभी कभार लगेगी। चोरी हर बार नहीं होगी, कभी कभार होगी। तो अगर एबनॉर्मल लॉस है तो इसको हम एज एन एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस के तौर पर ले जाएंगे। लेकिन मेरा केमिकल का मटेरियल है और जब भी मैं लेबर को कहता हूं यार केमिकल स्टोर से ले आओ, वो स्टोर रूम से लाने से लेके प्रोडक्शन तक इस्तेमाल होने में कुछ ना कुछ वो हिलता जुलता गिर गुर जाता है। बात समझ आ रही है? वो कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। जैसे आप चाय बनाएंगे तो चाय वाले बर्तन से लेकर चाय वाले कप में चाय आते आते कुछ ना कुछ तो गिरेगी गिरेगी, और चाय आपने ले ली और जिस अब्बा जी को चाय देनी है तो अब्बा जी तक चाय पहुंचते पहुंचते खुद गिर जाएगी, ये नॉर्मल है। और अगर चाय की प्याली ही गिर गई, ये नॉर्मल है। तो चाय की प्याली का गिरना ये प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस में जाएगा, और थोड़ी बहुत चाय का गिरना ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही होगा। बात समझ आ रही है? अगर तो मटेरियल का लॉस हुआ, और नॉर्मल ऐसा होता ही होता है जब मिस हैंडलिंग की वजह से लेबर करते ही करते हैं, अगर तो वह नॉर्मल होगा तो उसको प्रोडक्ट का पार्ट बनाएंगे और उसको एफओएच कंट्रोल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अगर तो वो नॉर्मल लॉस हुआ, यानी कि रेगुलर, जैसे हम क्वेश्चन में कहते हैं ना 10% नॉर्मल लॉस, या 10% तो लॉस होगा ही होगा। आप फ्राइज बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, कुछ शरारती चिप्स ने उस बाउल से बाहर आना ही आना है,
वो क्या हो गया, मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। क्या ख्याल है? क्लियर? और कुछ फ्राइज निकालते निकालते जमीन पे गिर जाएंगे क्योंकि वो गिरे हुए फ्राइज थे। ठीक है, हमने कहा अच्छा हुआ तुम गिर के, यू आर सो गिरे हुए। ठीक है, तो वो जो फ्राइज, चंद फ्राइज थे जो गिरे हुए फ्राइज थे, वो नॉर्मल लॉस हो। ओए कौन सा लॉस होगा? डाउन टू अर्थ। माशाल्लाह, आप उन जैसे बन ना जाना। ठीक है जी, तो ये कौन से लॉस होंगे सर? नॉर्मल लॉस होगा। तो अगर नॉर्मल लॉस है तो कहां पे डेबिट जाएगा? ये एक्सपेंस कहां पे जाएगा? भाई ये लॉस का एक्सपेंस है ना। अब एक्सपेंस किसको दें? अब नॉर्मल लॉस हुआ, कभी कभार हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सपेंस दे देंगे। और अगर हर बार ऐसा होता होगा तो एफओएच को ये नुकसान दे देंगे, क्योंकि एफओएच में भी तो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे हैं ना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? लास्ट वाली एंट्री, एंट्री नंबर 6, एनआरवी रिटर्न डाउन। एनआरवी रिटर्न डाउन का मतलब क्या? एनआरवी रिटर्न डाउन का मतलब क्या? लिखें, क्या लिखा हुआ है? इसको मैं चेंज करूंगा, ये लफ्ज मुझे अच्छा लग नहीं रहा। इफ कॉस्ट एक्सीड एनआरवी एट पीरियड एंड, मतलब तो सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड ये था कि एनआरवी जो है वो बिलो देन कॉस्ट होगी, है ना। कॉस्ट ने हिलना नहीं है, कॉस्ट हिलती है, एनआरवी हिल जाती है। यानी कि जो डैमेज गुड्स होंगे उसकी एनआरवी दम करके नीचे आ जाएगी, जो स्लाइटली डैमेज होंगे उसकी एनआरवी थोड़ी सी कम आएगी, नॉर्मल गुड की एनआरवी वहीं पे स्टैंड करेगी। बात समझ आ रही है? अगर एनआरवी कॉस्ट से कम हो जाए या कॉस्ट एनआरवी से ज्यादा हो जाए तो एनआरवी का भी नुकसान होगा, एनआरवी का भी नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे कैसे? मान लें हमारा शू आउटलेट है, हमारा शू आउटलेट है, हम जूते बेचते हैं। मेरा एक शू है 2000 का, मेरा एक शू है जिसकी कॉस्ट कितनी है 2000 की, पर मार्केट में इसकी औकात अब 2000 की नहीं रही। मार्केट में इसकी औकात कितनी है? कितनी है? 1500। मैं कह रहा था 1800 कर लेते, 1700 कर लेते, कुछ भी कर लें, लफ्ज हमारे कंट्रोल में ही हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई। कॉस्ट कितनी जूते की? अब उसमें उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, मैं अपनी इन्वेंट्री को 2000 पे रिकॉर्ड करूंगा या 1700 पे रिकॉर्ड करूंगा? इसका मतलब मैं 1700 पे रिकॉर्ड करूंगा। कह सकता हूं 300 का एनआरवी की वजह से लॉस हुआ, एनआरवी रिटर्न डाउन हो गई, एनआरवी कम हो गई, है ना, एनआरवी कम हो गई। तो जितनी एनआरवी कम होगी कह सकता हूं उतना से मेरा नुकसान हुआ। हाँ, इसका मतलब इन्वेंट्री का नुकसान हुआ। तो इन्वेंट्री अगर एनआरवी रिटर्न डाउन हो गई तो इन्वेंट्री क्या करूं? मान लो ये मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हमारे पास लेदर पड़ा हुआ, जिस लेदर से मैं वो बनाता हूं, शू बनाता हूं, तो लेदर कॉस्ट कितनी आ रही है? लेदर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 2000 पर, 2000 पर स्क्वायर फीट कर लें, और मार्केट प्राइस उस लेदर कितनी होगी? 1700। अब वो लेदर को मैं रिकॉर्ड करूंगा 2000 या 1700? 1700 पर। इसका मतलब कह सकता हूं लेदर को रखे रखे नुकसान हो गया उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होने की वजह से। तो कह सकता हूं मटेरियल की वैल्यू में कमी आ गई। अगर मटेरियल की वैल्यू में कमी आएगी तो मटेरियल डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। और इसकी ट्रीटमेंट लॉस जैसी है, इसकी ट्रीटमेंट लॉस जैसी है। अगर अब नॉर्मल है तो प्रॉफिट एंड लॉस को दे दूंगा, और अगर वो नॉर्मल है तो एफएच कंट्रोल अकाउंट को एनआरवी का लॉस दे दूंगा। बात समझ आई? क्लियर हो गया? और ट्रेडिंग वाली यार पढ़ लीजिएगा, ये हमने इस्तेमाल करनी है, सिर्फ फिनिश गुड की मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने बहुत भी हुआ तो ये वाली देख लीजिएगा, फिनिश गुड की तरह, सेल ऑफ गुड्स। बच्चों सिर्फ सेल ऑफ गुड्स वाली देख लेना इसकी, ठीक है? बाकी रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कल इंशाल्लाह ताला वो पास पेपर वाला क्वेश्चन करवाएंगे,
मतलब आप लोग तो करके आएंगे ना, मेरे साथ डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड करेंगे। और कल की क्लास के बाद हम पास पेपर पे कूद जाएंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये जर्नल लास्ट था हमारे पास। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।